नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निकोलो मैकियावेली पर। निकोलो मैकियावेली जो विचारक था वह मध्य युग के अंत में आता है। अब हम इस बात को जानते हैं कि एक तो उसे युग का शिशु कहा जाता है, एक उसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। ही इज़ फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। उसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। नई राजनीति का पिता उसे किस लिए कहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने उस युग से हटकर विचारों का प्रस्तुतिकरण किया। उसके द्वारा जिन विचारधाराओं का प्रस्तुतिकरण हुआ, ऐसी विचारधाराएं पहली बार आई। इससे पहले इस प्रकार की बातें किसी ने नहीं की। तो इस बात को समझने से पहले उस युग को समझना होगा। निकोलो मैकियावेली को समझने से पहले उस युग को समझना होगा कि किन हालातों में उसका जन्म हुआ और इन हालातों के परिणाम स्वरूप वह अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करता है। तो इसको ऐसे समझिए, मध्य युग में आप ऐसे जान लें 500 ईस्वी से लगभग 1400-1500 ईस्वी के मध्य तक चर्च का बोलबाला था, ईसाई धर्म का बोलबाला था। चर्च की प्रधानता थी, ईसाई धर्म की प्रधानता थी। और एक दूसरा दृष्टिकोण था जिसके अंतर्गत राज्य की प्रधानता पर बल दिया जाता था। राज्य की प्रधानता के ऊपर बल दिया जाता था। तो यहाँ पे चर्च की प्रधानता के विचार को, चर्च की प्रधानता, ईसाई धर्म की प्रधानता के विचार को मैकियावेली ने काटा और काट कर उसने कहा, एक नए तरीके से सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया। नए स्वरूप में सिद्धांतों का उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। तो उसने अपने विचारों का जो प्रस्तुतिकरण किया वो अपने रहते रहते किया, वही उसी युग में शुरू हुए। इसलिए उसे उस युग का शिशु कहा जाता है। यानी उस समय की समय काल परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति ने विचारों को अपने ढंग से, अपने मौलिक तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे उसने धर्म और राजनीति को अलग किया, धर्म और राजनीति को पूरी तरह से अलग किया। मानव स्वभाव की एक बहुत सुंदर उसने अपने तरीके से व्याख्या प्रस्तुत की। यद्यपि वो निराशावादी मानवतावाद था, लेकिन उसने अपने ढंग से उस बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगली बात यह है कि जो निकोलो मैकियावेली है वो, उसका जन्म इटली फ्लोरेंस में होता है। और उस व्यक्ति ने देखा कि उस समय इटली 5 टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली 5 भागों में विभक्त था, 5 राज्य थे। तो उन 5 राज्यों में आपस में एक तो हमेशा टकराव होता रहता था। वह आपस में हमेशा टकरावपूर्ण स्थिति में रहते थे। जो भी मिलान, वेनिस, तो वो आपस में टकराव की स्थिति में रहते थे। और दूसरा, जो पश्चिमी यूरोप है, फ्रांस है, स्पेन है, वो लोग इस इटली के ऊपर समय समय पर जब भी उनको मौका लगता वो आक्रमण करते रहते थे। तो वो ये चाहता था, वही प्लेटो का दृष्टिकोण, उसका भी दृष्टिकोण था, प्लेटो वाला दृष्टिकोण। प्लेटो पूरे यूनान को एक बनाना चाहता था। उसी प्रकार से निकोलो मैकियावेली पूरे इटली को एक विचारधारा के सूत्र में पिरोना चाहता था। उसका भी दृष्टिकोण यही था कि पूरा इटली एक विचारधारा के सूत्र में समाहित हो जाए। ये उसका दृष्टिकोण था। अब क्या होता है कि उसका जन्म होता है 1469 ईस्वी में, 1527 तक वह रहता है। और उस व्यक्ति के द्वारा ये सपना देखा गया कि वह पूरे इटली को एक बना देगा। लेकिन उसका जन्म फ्लोरेंस में होता है। और फ्लोरेंस का जो शासक था लॉरेंजो, वहाँ क्रांति होती है और क्रांति के बाद उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर सोडेर्नी का शासन स्थापित होता है। 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल है जो सोडेर्नी के नेतृत्व में वहाँ पर स्वतंत्रता स्थापित होती है और शासन सत्ता का आगाज होता है। शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है जब सोडेर्नी के नेतृत्व में वहाँ पे शासन व्यवस्था का संचालन होता है और फ्लोरेंस में गणतंत्र आता है, रिपब्लिकन सिस्टम आता है। इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से राज्य के प्रधान को चुने जाने की व्यवस्था आती है। तो उस व्यक्ति को 3 राष्ट्रों में, 3 देशों में उसे जो है मुख्य रूप से जो है अपना राजदूत या प्रतिनिधि या विदेशी दूत बनाकर भेजा गया। हालांकि वह छोटे बड़े 23 राष्ट्रों में राजदूत नियुक्त किया गया था। 23 देशों में वो जो है इटली की तरफ से नेतृत्व करता है। इटली की तरफ से वो जो है नेतृत्व करता है, फ्लोरेंस की तरफ से नेतृत्व करता है। 23 देशों में दूत नियुक्त किया गया था। लेकिन 3 देशों में उसे जब नियुक्त किया गया, उसका प्रभाव उसके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा। एक तो उसे नियुक्त किया गया था दोस्तों प्रशा में, और वहाँ पे मैक्सिमिलियन से उसकी मुलाकात होती है। उसके विचारों से वो थोड़ा प्रभावित हुआ। फिर उसे फ्रांस भेजा गया। फ्रांस में वह लुई 12वें से मिलता है। उसके विचारों का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। और इसके पश्चात उसे भेजा जाता है प्रशा,
और प्रशा में क्षमा चाहता हूँ, उसके बाद उसे भेजा गया रोमेगेना, और रोमेगेना में उसकी मुलाकात सीजर बोर्जिया से होती है। सीजर बोर्जिया के विचारों से वह इतना प्रभावित हुआ दोस्तों कि उसने उसे अपना गुरु मान लिया और अपनी पुस्तक द प्रिंस का उसने हीरो मान लिया, और उसे हीरो मानकर वह अपने व्याख्यानों का प्रस्तुतिकरण करता है। अपने जीवन काल में उसने कुछ ऐसी कृतियां लिखी, जैसे एक लिखी उसने द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला, और द प्रिंस का हीरो, अपनी पुस्तक द प्रिंस का हीरो वह व्यक्ति किसे बनाता है? द प्रिंस का हीरो वह सीजर बोर्जिया को बनाता है। उसने एक पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस यानी फ्लोरेंस का इतिहास उसने अपने शब्दों में ढाला। और फिर लिखता है एक द डिस्कोर्सेज, एक पुस्तक लिखता है द डिस्कोर्सेज। इस प्रकार से वह अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपने जीवन के संस्मरण उस पुस्तक में ढालता है। अब क्या होता है, फ्लोरेंस में गणतंत्र चल रहा था, लेकिन फ्लोरेंस में गणतंत्र के बाद वहां पर वापस क्रांति होती है, और जो लोरेंजो था जिसे भगा दिया गया था वह वापस सत्ता पे काबिज हो जाता है। और जब वो वापस सत्ता के ऊपर काबिज हुआ तो लोरेंजो जब वापस सत्ता पर काबिज होता है तो मैकियावेली की नौकरी चली गई, उसे पद से हटा दिया गया, और उसके बाद उसने लेखन कार्य शुरू किया और अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस थे, जीवन के जो अनुभव थे, जो संस्मरण थे, उन्हें वह पुस्तकों के रूप में ढालता है। यद्यपि वह इटली को एक नहीं बना पाया और वह जो है इसके पश्चात 1527 में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो उसका एक प्रकार से ये सामान्य परिचय मैंने आपको बताया। अब मैं आपको उसको क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ किस प्रकार से क्या हालात थे, इन हालातों में क्या था, किस प्रकार से उसने हालातों को पढ़ा। उसके कुछ कथन इतने महत्वपूर्ण, इतने प्रसिद्ध कथन हैं जो आज भी कहीं न कहीं मानव स्वभाव के ऊपर लागू होते हैं। उसने कहा जो राजा है उसमें शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। एक उसका बड़ा प्रसिद्ध कथन है, एक बुद्धिमान राजा को चाहिए, क्योंकि हर मानव का स्वभाव दुष्ट है, हर व्यक्ति गलत तरीके से विचार करता है, स्वार्थों के वशीभूत रहता है। उसी प्रकार से राजा को महादुष्ट होना चाहिए। वह राजा को महादुष्ट होने की बात करता है, और वह राजा के लिए कहता है कि राजा की समझदारी इसमें है कि वह किसी व्यक्ति के पिता की हत्या भले ही कर दे, लेकिन किसी की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति संपत्ति छीनने वाले को कभी माफ नहीं करता, वह पिता के हत्यारे को माफ कर देता है। तो इस प्रकार से उसने उस प्रचलित युग में एक नवीन विचारधारा को प्रस्तुत किया, इसलिए उसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से युग के क्या हालात थे, किन हालातों में पला बढ़ा, किस प्रकार से वो अपने जो है व्याख्यानों को प्रस्तुत करता है, कहाँ कहाँ पे वो नियुक्त होता है। तो यहाँ देखिए क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहली बात, मध्यकाल में दोस्तों मैंने आपको बताया दो विचार थे, एक के अनुसार चर्च की प्रधानता थी, दूसरे के अनुसार राज्य की प्रधानता थी। दोनों विचारों में हमेशा टकरावपूर्ण स्थिति बनी रहती थी। सन 500 से 1500 ईस्वी के मध्य धर्म का बोलबाला था, धर्म को इसमें जो है प्रमुख माना जाता, धर्म का बोलबाला था, और चर्च इसमें सर्वोच्च होता था। 1400 के बाद विज्ञान की प्रगति होती है। सन 1400 ईस्वी के बाद विज्ञान प्रगति के मार्ग पर आता है और नव जागरण की शुरुआत होती है। इस नव जागरण की जब शुरुआत होती है, इसी समय मैकियावेली का जन्म होता है, और उसने अपने ढंग से पॉलिटिकल थ्योरी का प्रस्तुतिकरण किया, राजनीतिक सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया। तो उस युग से शुरुआत होती है, जब यहाँ पे नव जागरण की शुरुआत हुई, उसी समय उसने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया, इसलिए उसे मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट, निकोलो मैकियावेली, इसका जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस में होता है, और 1527 तक वह इस दुनिया में अपने विचारों की धूम मचाता है, और अपने युग का शिशु और पुनर्जागरण का प्रतीक उसे कहा जाता है, क्योंकि उसी समय पुनर्जागरण के तथ्य उजागर हो रहे थे और उसने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया था। इसके पश्चात है फ्लोरेंस में उसका जन्म होता है तथा 23 देशों में वह दूत रहा। फ्लोरेंस में उसका जन्म होता है तथा दुनिया के 23 राष्ट्रों में वह दूत पद पर कार्य करता है। फिर है मैकियावेली का गुरु कौन था? सीजर बोर्जिया। ध्यान रखिएगा, मैकियावेली का गुरु कौन था? सीजर बोर्जिया मैकियावेली का गुरु था। नेक्स्ट,
इटली उस समय मैंने आपको बताया 5 भागों में विभक्त थी, नेपल्स, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस और रोमन चर्च। 5 भागों में विभाजित थी और इसके ऊपर पश्चिमी यूरोप, फ्रांस और स्पेन आक्रमण करते रहते थे। इस पूरे इटली को उसने एक बनाने का सपना देखा। इस पूरे इटली को वह एक बनाने का सपना देखता है, यद्यपि उसके जीते जी यह सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वह अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से पूरे यूरोप को एक बनाने का बहुत बड़ा सपना देखता है। फिर है उसने जो पुस्तकें लिखी, द प्रिंस। प्रिंस का हीरो किसको बनाता वो? सीजर बोर्जिया को। प्रिंस का हीरो किसे बनाता हो? सीजर बोर्जिया को वह अपनी पुस्तक का हीरो बनाता है। सीजर बोर्जिया इसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास, ये उसकी बहुत प्रमुख पुस्तकों में से प्रमुख पुस्तक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धर्म व राजनीति को अलग करना, उसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसने कहा धर्म की इज्जत करो, धर्म का सम्मान करो। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं धर्म निरपेक्ष हूं। मेरा दृष्टिकोण, शासक का दृष्टिकोण धर्म के प्रति समतुल्यता से परिपूर्ण होना चाहिए। किसी एक धर्म के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप कभी भी जो है राज्य को गति नहीं दे सकते। तो धर्म और राजनीति का पृथक्करण, धर्म निरपेक्षता का विचार, उसे राजनीति में बिल्कुल अलग प्रकार के विचारों को प्रस्तुत करना, उसे पुनर्जागरण का प्रतीक माना गया। पुनर्जागरण का पिता भी उसे कहा जाता है। राजनीति को मूर्त रूप में देखना चाहिए। इसके बारे में ह्यूमन नेचर की बात करता है। ह्यूमन नेचर की बात करता है और कहता है मानव का स्वभाव पूरी तरह से स्वार्थी है और इस स्वार्थ को पढ़कर शासक को डिसीजन करना चाहिए और शासक में शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए तीसरा, सभी ईसाई भाई भाई हैं। यह उस समय एक विचार प्रचलित था, सभी ईसाई भाई भाई हैं और ईसाई धर्म प्रमुख है। ईसाई धर्म प्रमुख है। ईसाई धर्म को मानने से जीवन जो है तर जाता है, या वो अपने तरीके से अपने धर्म की बातों का प्रस्तुतिकरण करते थे। और यहाँ पे आकाश सभी का पिता है, यानी ईसाई धर्म सभी का पिता है। और पोप धरती पर ईश्वर का अवतरण है। पोप धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ये कॉन्सेप्ट उस समय चल रहा था कि आकाश ईसाई धर्म है और धरती पर जो पोप है वो ईश्वर का अवतरण है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, यानी लोगों के मनोमस्तिष्क में धर्म की इस नीति को बिठा दिया गया और वहाँ इतने गलत तरीके से प्रचार भी होता था। जो पोप और पादरी हैं कई तो बड़े शोषणपूर्ण तरीके से उसका जो है प्रतिपादन करते थे और इस प्रकार के स्वर्ग के सपने दिखाते थे, अपनी बातों के माध्यम से लोगों को लूटने के ऊपर आ गए। तो उसका विरोध होता है और मैकियावेली ने इसको पूरी तरह से नकार दिया। मैकियावेली ने कहा कि ये धरती और आकाश का कॉन्सेप्ट एक धर्म के आधार पर देना गलत है, लोगों की मानसिकता से खेलना है, जनता के ऊपर शोषण करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैकियावेली ने इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया और कहा कि रोम का गौरव पुनः प्राप्त होना चाहिए और इसी को रोमन का राष्ट्रवाद कहा जाता है, इसी को रोमन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है। यानी वो इस विचार को पूरी तरह से नकारता है कि यह विचार बिल्कुल गलत है, केवल ईसाई धर्म के माध्यम से ही लोगों का जीवन आगे बढ़ेगा। क्या इसके बाद में कोई सोच नहीं है? क्या इसके बाद कोई विचारधारा नहीं है? क्या इसके बाद कोई दृष्टिकोण नहीं है? आप केवल एक ही विचारधारा के आधार पे सभी व्यक्तियों के जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोगों की मानसिकता के ऊपर शिकंजा है। इस शिकंजे को मुक्त करने के लिए वह धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत देता है। शासक धर्म से प्रभावित नहीं हो, शासक सभी धर्मों से प्रभावित हो। शासक एक धर्म का पालन न करे, शासक सभी धर्मों का पालन करे। शासक एक धर्म को सम्मान न दे, शासक सभी धर्मों को सम्मान दे। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। मैकियावेली फ्लोरेंस का निवासी था। देखिए उसकी कहानी क्या थी। मैकियावेली कहाँ का निवासी था? 1469 में उसका जन्म होता है फ्लोरेंस में। अब दोस्तों फ्लोरेंस में क्रांति हो जाती है और वहाँ का जो राजा था वो था लोरेंजो। लोरेंजो को भगा दिया गया वहाँ से और फ्लोरेंस में क्या स्थापित हो गया? गणतंत्र। ये मैंने इससे पहले लेक्चर दिया, उसमें सारी कहानी मैंने आपको बताई है। तो फ्लोरेंस में क्या होता है? गणतंत्र आ जाता है। गणतंत्र आ जाता है तो वहाँ पर 10 लोगों के मंडल ने सोडरनी के नेतृत्व में सत्ता संभाली। 10 लोगों के मंडल ने सोडरनी के नेतृत्व में वहाँ पे क्या होता है? उन्होंने सत्ता संभाली। अब सत्ता संभालने के बाद अब फ्लोरेंस में जब सोडरनी का शासन आ गया तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है यहाँ पे? एजुकेटेड पर्सन कौन है यहाँ पे? यहाँ पर है मैकियावेली। तो मैकियावेली को अवसर मिला विदेशों में जाने का। मैकियावेली को विदेश नीति में हिस्सा दिया गया और उसे 23 देशों में दूत बनाकर भेजा जाता है, लेकिन 3 देशों में गया जब वो तो उसके ऊपर विशेष उसका
प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये मैंने टेबल के माध्यम से बताया आपको। वह फ्रांस भेजा गया और फ्रांस में उसकी मुलाकात किससे होती है? लुई 12वें से। और दूसरा, उसे कहाँ भेजा गया? उसे रोमेगेना भेजा गया, जहाँ उसकी मुलाकात किससे होती है? उसकी मुलाकात होती है सीजर बोर्जिया से, और उसे अपना गुरु वह बनाता है। उसे क्या बनाता? अपना गुरु बनाता है। और प्रशा में उसकी मुलाकात, प्रशा में उसकी मुलाकात किसके साथ होती है? प्रशा में वह मिलता है मैक्स मिलियन से, उसकी मुलाकात होती है। प्रशा में वह मैक्स मिलियन से मिलता है। तो यहाँ पे इन 3 व्यक्तियों से वह मिलकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन उसकी मानसिकता के ऊपर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा उसकी मानसिकता के ऊपर, वो प्रभाव पड़ता है किसका? सीजर बोर्जिया का। और दोस्तों, सीजर बोर्जिया को उसने अपना गुरु मान लिया कि सीजर बोर्जिया मेरा गुरु है, उसके विचारों से, उसके दृष्टिकोण से। क्योंकि सीजर बोर्जिया एक तो कुशल सैनिक था, सीजर बोर्जिया एक तो कुशल सैनिक था, दूसरा उसका कूटनीतिक बिंदुओं के ऊपर बात करने का तरीका अद्भुत था। उसका विदेश नीति के बारे में विचार, दूसरे राष्ट्रों के साथ बातचीत करके समझौते की स्तर के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज टेबल के ऊपर लाना चाहिए, ये उसका विचार उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और वो अपनी एक पुस्तक लिखता द प्रिंस, और द प्रिंस में उसको वो हीरो मानकर, हीरो मानने का मतलब ये है जैसे मेरे जीवन को किसी व्यक्ति विशेष ने प्रभावित किया, उसके पढ़ाने के ढंग ने प्रभावित किया, उसका बातचीत करने के ढंग ने प्रभावित किया, तो जब भी मैं कोई कार्य करता हूं तो उसे हीरो मानकर करता हूं, मेरे दृष्टिकोण में वह विद्यमान रहता है। तो सीजर बोर्जिया मैकियावेली का हीरो था, उसने अपना गुरु मान लिया था। इसके बाद क्या होता है? 1512 ईस्वी में दोस्तों जो है फ्लोरेंस में पुनः क्रांति हो गई। पुनः क्रांति हो गई तो लोरेंजो लौट आया। ये लोरेंजो पुनः सत्ता में आ गया। पुनः सत्ता में आ गया तो मैकियावेली को पद विहीन कर दिया गया, और वह अपने सभी संस्मरण अपनी लेखन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। फिर क्या होता है? मैकियावेली के विचार देखे, एक तो उसका निराशावादी मानववाद, निराशावादी मनोविज्ञान, निराशावादी मानववाद, निराशावादी मानव स्वभाव बताता है कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, हमेशा झगड़े के लिए तत्पर रहता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वह किसी की भी हत्या कर सकता है। तो वो कहता है जब व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है तो राजा का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, शासक का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। शासक को भी इसी प्रकार के स्वभाव के अनुरूप कार्य व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शासक को भी जो है महादुष्ट रूप में कार्य करना चाहिए, उसमें शेर जैसा साहस हो, लोमड़ी जैसी चालाकी हो, दूसरों के साथ वह दिखे भले ही बड़ा सुंदर, लेकिन उसका व्यवहार अत्यंत कुटिल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये निराशावादी मानववाद या मनोविज्ञान प्रस्तुत करता है। अगला उसका विचार है निपट लौकिकवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद। सभी को सम्मान दो, धर्म को राजनीति के साथ में कनेक्ट मत करो, धर्म और राजनीति को जोड़ने से व्यवस्था विकृत हो जाती है। अगला उसका विचार है राजकला कूटनीति के ऊपर राज्य विवेक का सिद्धांत। इसमें वो कहता है कि राजा को अन्य राष्ट्रों के साथ, अदर कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बनाकर रखनी चाहिए, संबंधों की स्थापना करनी चाहिए और राष्ट्र हित में समझौता करना चाहिए, राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से उसने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया। तो यहाँ मैकियावेली जो है क्या कहलाता है? अपने युग का शिशु कहलाता है, और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार आज भी कई संदर्भ में, कई अर्थों में, कई रूपों में, कई स्वरूपों में जो है सही साबित होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ तक मैकियावेली की विचारधारा के ऊपर चर्चा की। इसी क्रम में हम अगली बात करते हैं, मैकियावेली की अध्ययन पत्ति कौन सी थी? मैकियावेली की अध्ययन पत्ति जो थी वह थी वैज्ञानिक तटस्थतावाद। एक तो ये पत्ती, इस पत्ती का उसने सहारा लिया वैज्ञानिक तटस्थतावाद। वैज्ञानिक तटस्थतावाद इसका मतलब ये हुआ कि निर्धारित विचारधारा, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विचारधारा से हटकर अनुभववाद और इतिहासवाद के आधार पर जो है अपने सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण उसने किया। एक्सपीरियंस के आधार पे, मतलब समय काल परिस्थिति के अनुरूप उसने हालातों को समझा और उस अनुभववाद के आधार पे अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो अनुभववाद और इतिहासवाद, इतिहास के आधार पर अध्ययन करके वर्तमान घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसको प्रस्तुत करना, इतिहास को जानकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात को रखना। तो उसकी पत्ती वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तटस्थतावाद, अनुभववादी और इतिहासवादी पद्धति है। सेबाइन ने उसके लिए क्या कहा? सेबाइन ने एक सुंदर कथन दिया, अरस्तु के बाद राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में अनुभूति मूलक पद्धति अपनाने वाला संभवतया वह पहला विचारक था।
अरस्तु के बाद एक्सपीरियंस बेस्ड अपनी बात को, जैसे अरस्तु ने दुनिया के 158 राष्ट्रों के संविधानों का अध्ययन करके अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर अपनी जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की, जिसके 8 भाग थे। तो वह अरस्तु के बाद राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में अनुभूतिमूलक पद्धति अपनाने वाला वह पहला विचारक था। इसके बाद हम बात करते हैं मैकियावेली फ्लोरेंस व पुनर्जागरण का शिशु है। किसने कहा? W.T. जॉन्स ने। दोस्तों ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा एग्जाम का जो थीम है वो वन लाइनर है, तो आप उस दृष्टि से ध्यान रखें, बस इनको पढ़ के चले जाएं। ये कंक्लूजन रूप में है, मैकियावेली फ्लोरेंस व पुनर्जागरण का शिशु है W.T. जॉन्स। इटली को मैकियावेली जितना जानता था, इटली को मैकियावेली जितना जानता था उतना अन्य कोई नहीं जानता था। ये किसने कहा? सेबाइन ने। वह इटली की रग रग से वाकिफ था कि कहाँ पर उसके इटली के जो 5 क्षेत्र उसने बताए, कहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हैं, किन कारणों से तनाव होता है, उसको जितना अनुभव था इतना अनुभव किसी अन्य को नहीं था। वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। किसने कहा? डनिंग ने। अपने युग का शिशु था, ऐसा डनिंग ने क्यों कहा? क्योंकि डनिंग ने यह बताया कि हर विचारक अपने युग का शिशु होता है, लेकिन यह फ्लोरेंस वासी मैकियावेली अपने युग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालातों से जितना प्रभावित हुआ इतना कोई भी प्रभावित नहीं हुआ, और उसने प्रभावित होकर जो कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किए वह युग परिवर्तन के थे, क्योंकि वह पुनर्जागरण का काल था, विज्ञान का युग आ गया था, विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदल गए थे, राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण बदल गए थे, केवल बंधे बंधाए विचारों में लोग जीवन काटना पसंद नहीं कर रहे थे, और उसी समय उसका जन्म होता है, और उस बंधे बंधाए विचारों से हटाकर लोगों को एक नवीन वैचारिक दृष्टिकोण प्रदान करने का इसने कार्य किया, इसलिए उसे युग का शिशु कहा जाता है। वह अपने युग का शिशु था क्योंकि जितना प्रभाव उसके ऊपर पड़ा किसी अन्य के ऊपर नहीं पड़ा। उसके बाद सेबाइन ने कहा कि मैकियावेली की रचना किसी धूर्त, झूठे, अत्याचारी अधिनायक के लिए लिखी गई रचना है। उसने कहा मैकियावेली की जो रचना है उसने सीजर बोर्जिया का जो चरित्र चित्रण किया है उसको हीरो मान के, तो उसका जो उसने चरित्र चित्रण किया है तो उसकी रचना किसी धूर्त, झूठे, अत्याचारी अधिनायक के लिए लिखी गई कृति है। इस प्रकार से इसके बारे में यह विचारधारा प्रस्तुत की गई, या उसने अपने विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कुछ विचारकों ने अपनी बात को मैकियावेली के बारे में अपने तरीके से प्रस्तुत किया। मैकियावेली के संदर्भ में हमने मैकियावेली की विचारधारा को समझा, किस प्रकार से वह अपने युग को सुधारने के लिए अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। और यह एक संयोग था कि जिस समय मैकियावेली का जन्म हुआ उस समय इटली के हालात इस प्रकार के थे, और उसे भाग्य से ऐसे विचार देने का अवसर मिला जो युग को परिवर्तित करते हैं, जो युग में परिवर्तन लाते हैं। तो मैकियावेली बेसिकली पूरे इटली को एक बनाना चाहता था, क्योंकि उस समय के जो विकृत हालात थे उन विकृत हालातों के परिणाम स्वरूप ठीक प्लेटो की भांति, जैसे प्लेटो यूनान को एक बनाना चाहता था, ठीक उसी प्रकार से उसने भी ये सपना देखा कि वह पूरे इटली को एक बनाना चाहता था। पूरा इटली जो 5 भागों में विभक्त था, एक तो 5 भागों में वो विभक्त था, वे आपस में लड़ते रहते थे, और दूसरा पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र फ्रांस, स्पेन, वह बार बार उसके ऊपर जो है 5 टुकड़ों के ऊपर आक्रमण करते रहते थे। इन हालातों के परिणाम स्वरूप दूसरी चीज़ क्या हावी थी? एक प्रश्न था चर्च का, एक प्रश्न था राज्य का। बहुसंख्या में समर्थक किसके थे? चर्च के, और अल्पसंख्या में समर्थक किसके थे? राज्य के। तो ये विचार आपस में टकरा रहा था। इन टकरावपूर्ण हालातों के अंतर्गत वह पूरे यूनान को, क्षमा चाहता हूँ, पूरे इटली को एक बनाना चाहता था, और एक बनाने के प्रयासों में उसने अपने राजनीतिक सिद्धांत और दृष्टिकोणों का प्रस्तुतिकरण किया। राजा के बारे में उसने अपनी तरफ से विचार प्रस्तुत किया, राज्य के बारे में उसने विचार प्रस्तुत किया कि राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, राजा को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और जनता के स्वभाव के अनुरूप किस प्रकार से राजा को, शासक को अपने व्यवहार का समय समय पर परिवर्तन करना चाहिए। उसमें लोमड़ी जैसी चालाकी, शेर जैसा साहस होना चाहिए। इन बातों को वो प्रस्तुत करता, अपने विचारों के माध्यम से विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। मैंने आपको बताया उसे 23 राष्ट्रों में, 23 देशों में राजदूत या दूत बनने का अवसर प्राप्त हुआ। दूत बन के वो गया, और सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होता है सीजर बोर्जिया से, और सीजर बोर्जिया को वह अपना गुरु मानता है। तो इस प्रकार से उसने एक ऐसा स्वप्न दृष्टा था वो, जो अपने युग में, अपने समय में जो मिडाइवल पीरियड है, मध्यकाल, वो समाप्ति की ओर अग्रसर था, विज्ञान प्रगति की ओर था। तो उसने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण उस संदर्भ में
किया था, उस संदर्भ में वह मानव स्वभाव को पढ़कर अपने विचारों को रखता है। अब उसके विचार पढ़ने के बाद हमको ऑब्जेक्टिव दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखना होगा। तो मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। मैकियावली संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड मैकियावली, इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड मैकियावली। तो वो देखिए किस प्रकार से हैं। धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला पहला वह राजनीतिक विचारक था। धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला वह पहला राजनीतिक विचारक, पहली बात ये ध्यान रखिए, धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला वह पहला राजनीतिक विचारक था। उसकी बहुत बड़ी देन है कि उसने धर्म को राजनीति से अलग किया। एक निराशावादी मनोविज्ञान भी वो देता है। निराशावादी मनोविज्ञान के अंतर्गत उस व्यक्ति के द्वारा मानव स्वभाव की नकारात्मक संदर्भ में आलोचना की गई, नकारात्मक संदर्भ में जो है विचारधारा प्रस्तुत की गई कि मनुष्य दुष्ट होता है और राजा को चाहिए वह महादुष्ट नीति से जनता के साथ व्यवहार करे। तो इस प्रकार से राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रखनी चाहिए, राजा को राज्य की सिक्योरिटी की चिंता रखनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे, साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे, सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। तो साधनों के बारे में वो कहता है कि साधन तो सदैव आदरणीय होते हैं, राजा को चाहिए कि वह राज्य की सुरक्षा की चिंता करे, क्योंकि लोग राजा की तरफ झांकते हैं, लोग कल्याण के लिए और सुरक्षा के लिए। कौन कहता है यह बात प्रस्तुत करता है मैकियावली। अगला है डनिंग के अनुसार, डनिंग विचारक है दोस्तों। डनिंग कहता है वह अनैतिक नहीं था, नैतिकता का विरोधी था। वह अनैतिक नहीं, नैतिकता विरोधी था। वह अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष था। ये कथन एग्जाम में आया हुआ है। अनैतिक नहीं, नैतिकता का विरोध करता था। अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष था। अब नैतिकता विरोध का मतलब है वह राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन करते समय नैतिकता को आधार बनाने की बात नहीं करता है। वो कहता है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्य होना चाहिए। अगला है फ्रेडरिक पोलक विचारक है, जो बोलता है फ्रेडरिक पोलक ने मैकियावली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी। वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी कि साइंटिफिक एंगल से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह से तटस्थ विचार हैं। यानी विज्ञान समय काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता, समय काल परिस्थिति के अनुसार विज्ञान को अपने आप को नहीं बदलता। आप CO2 की बात करें या H2O की बात करें, अमेरिका में वही प्रयोग होगा, भारत में भी प्रयोग होगा, जापान में वही प्रयोग होगा। लेकिन सामाजिक जो विचार हैं वो समय काल परिस्थिति के अनुसार, परंपराएं हैं वह समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेडरिक पोलक मैकियावली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा देते हैं। और उसने कहा कि उसने धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर पॉलिटिक्स, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव डाली। राजनीति के ऊपर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, राजनीति का संचालन धर्म के माध्यम से नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म व्यवस्था को एक सामान्य अंग के रूप में स्वीकार करे, सभी धर्मों को समान रूप से माने, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करे। राजा यदि एक धर्म को मानने लग गया तो दूसरे धर्मों के लोग क्रांति कर देंगे, या एक समय तक तो शासन चलेगा लेकिन एक निश्चित समय के बाद विरोध की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। मैक्सी कहता है राजनीति का नैतिकता से विच्छेद, राजनीति का नैतिकता से विच्छेद मैकियावली की राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी। बहुत सुंदर बात है ये। राजनीति से नैतिकता को हटा दो। शासक के पुत्र ने अपराध किया तो उसको वही दंड मिलेगा जो आम व्यक्ति ने अपराध किया। तो इस प्रकार से मैक्सी कहता है कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद मैकियावली की राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी, सर्विस थी, देन थी। तो अगला है मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का कारण, मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी वह स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। वह उसे प्राकृतिक संस्था नहीं मानता वरन मानवकृत व कृत्रिम संस्था मानता है। मानव जीवन की असुविधा दूर करने के लिए राज्य बना और राज्य की उत्पत्ति के बारे में वह संविदा सिद्धांत की बात करता है। फिर से सुनिए क्या कहना चाह रहा है ये। मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी वह स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। राज्य की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि मानव का स्वभाव ऐसा है और उस स्वभाव की विकृति को सुनियोजित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। तो वह इसे प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता, वह इसे कृत्रिम संस्था के बनी बनाई संस्था के रूप में इसको एक्सेप्ट करता है, मानता है। उसे प्राकृतिक संस्था नहीं मानता वरन मानव द्वारा स्थापित की गई कृत्रिम संस्था मानता है। मानव जीवन की असुविधा दूर करने के लिए राज्य बना। इस तरह राज्य की उत्पत्ति संविदा सिद्धांत से होती है। गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को उसने सर्वश्रेष्ठ माना।
गणतंत्र की अपेक्षा एक व्यक्ति के शासन को उसने सर्वश्रेष्ठ माना। इटली के लिए राजतंत्र के मुख्यतः 3 कारण माने। उसने कहा कि इटली में राजतंत्र होना चाहिए। राजतंत्र के उसने मुख्य रूप से 3 कारण माने। उसने कहा कि पहला तो लोगों का चरित्र भ्रष्ट है, यानी उनका कैरेक्टर है वो करप्ट है, चरित्र उनका भ्रष्ट है, उसको राजतंत्र के माध्यम से सुधारा जा सकता है। दूसरा, राज्यों में संपत्ति की असमानता है। राज्यों में संपत्ति की असमानता है। राज्यों में संपत्ति की असमानता है। और तीसरा, इटली की तत्कालीन व्यवस्था, तत्कालीन हालातों की विकृति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र ही वह सही शासन होगा जो इटली के हालातों को उचित कर सकता है। तो गणतंत्र की उपेक्षा, रिपब्लिकन सिस्टम की अपेक्षा उसने किसको? राजतंत्र को उचित माना। फिर वो बताता है शासन का शुद्ध रूप और शासन का विकृत रूप। शासन का शुद्ध रूप है राजतंत्र और इसका विकृत रूप है आताई तंत्र। शासन का शुद्ध रूप है कुलीन तंत्र, लेकिन जब ये विकृत बन जाता है तो यह बन जाता है धनिक तंत्र। शासन का शुद्ध रूप है वैध प्रजातंत्र और विकृत रूप है प्रजातंत्र। आप इसको सरल भाषा में यूं समझ सकते हो, जब एक व्यक्ति शासन करता है, यहां पे शासनकर्ता एक व्यक्ति शासन करता है तो शासन का स्वरूप कैसा होता है? राजतंत्र। जब वह विकृत रूप में पहुंच जाता है तो वह तानाशाही तंत्र या आताताई तंत्र बन जाता है। फिर है, जब कुछ व्यक्ति शासन करते हैं तो शासन का शुद्ध रूप होता है कुलीन तंत्र। जब वह विकृत हो जाता है तो वह बन जाता है धनिक तंत्र। शासन में जब अनेक व्यक्ति शासन करते हैं, तो अनेक व्यक्तियों की शासन व्यवस्था में शुद्ध रूप होता है वैध प्रजातंत्र। जब वह विकृत हो जाता है तो बन जाता है वह भीड़ तंत्र, कह सकते हैं इसको प्रजातंत्र, सामान्य प्रजातंत्र, या इसे भीड़ तंत्र भी कहा जा सकता है। यहाँ पे लोग अपने मत की शक्ति का प्रयोग उन समझ में नहीं आता उनको, और वह समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कौन हमारे ऊपर शासन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन तो या तो इनका आना है या इनका आना है, वो यानी मेरे एक मत देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है। लोगों की यह मानसिकता बन जाती है, बस मुझे विकास चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग परखते हैं, वैध प्रजातंत्र में लोग परखते हैं, जनता परखती है, नागरिक परखते हैं कि हमारे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति उचित है कि अनुचित है, ठीक प्रकार से चुना गया अथवा नहीं चुना गया। इसका उद्देश्य क्या बताता हो? इसका उद्देश्य वो बताता है इटली को एक करना। इसका उद्देश्य क्या बताता हो? इटली को एक करना इसका बेसिक मोटो था। फ्लोरेंस, नेपल्स, मिलान, वेनिस और चर्च पोप वाला राज्य, 5 भागों में जो इटली विभक्त था उसको एक बनाने के उद्देश्य से वह वहां के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था बताता है। वो कौन सा है? राजतंत्र या एक तंत्र। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है दोस्तों, संप्रभुता शब्द का कहीं भी उसने प्रयोग नहीं किया। संप्रभुता शब्द का उसने कहीं भी प्रयोग नहीं किया, यद्यपि वो कहता है कि शासक को पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते करने चाहिए। संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय मामलों में सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को वह स्वीकार करता है, यानी आवश्यकता होने पर पड़ोसी राष्ट्रों से समझौते करने चाहिए। शासक को किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति के प्रभाव में कार्य नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में हम देख रहे हैं, अगला पॉइंट है, संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया। संप्रभुता शब्द का वह कहीं भी प्रयोग नहीं करता है, यद्यपि वह कहता है कि राज्य या शासक को पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते करते रहने चाहिए। संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय मामलों में सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। शासक को किसी आंतरिक या बाहरी शक्ति के प्रति अनुत्तरदायी होने की बात करता है। उसकी संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र चेतना से परिपूर्ण होती है। अब उसको आधुनिक युग का जनक क्यों कहते हैं, इसका कंक्लूजन इन पॉइंट्स में। दोस्तों ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। आप किसी भी लेवल का एग्जाम लें, इसी में से क्वेश्चन क्रिएट होंगे। नेट, जीआरएफ, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। ये मैंने कंक्लूजन निकाल के इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि कोई भी प्रश्न ना छूटे। देखिए, उसे आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है? मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रभाव, वह मिडाइवल पीरियड के ऊपर प्रभाव डालता है। अपने उसके विचार इतने मूल्यवान माने जाते हैं कि युग ही अलग हो गया। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसने बोला था? कैटलिन ने।
राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। ये भी कहता है, देखो प्रभुसत्ता का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि सीमित रूप में राजा पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, पड़ोसी राष्ट्रों से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। फिर है ऐतिहासिक पत्ती, पुरानी कहानी पुरानी हिस्ट्री को समझ के वो बात कहता है। राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेश वाहक है वह। धर्म व राजनीति का पृथक्करण, शक्ति सत्ता के प्रयोग का सूत्रधार, संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संघ राज्य सिद्धांत का प्रथम उद्घोषक। गवर्नर का मत है राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। किसने कहा? गवर्नर ने। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का मूल विचारक है ये, ठीक है ना। ये कहता है राज्य का आरंभ, राजनीति का आरंभ राज्य से होता है, सब कुछ राज्य को मानता हो। नेक्स्ट है प्रिंस डिस्कोर्सेज ऑन लिवी द्वारा सुझाव दिया कि किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहां के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखना चाहिए। सहचरित्रता के लिए गणतंत्र उपयुक्त होगा। यहां देखिए क्या कहता हो, एक तरफ वो किसकी बात कर रहा है? इटली के लिए वो राजतंत्र की बात कर रहा है। प्रिंस डिस्कोर्सेज ऑन लिवी द्वारा उसने अपनी इस पुस्तक में सुझाव दिया उसने कि किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का चयन करते समय वहां के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखना चाहिए, और सहचरित्रता अगर स्थापित करनी है लोगों में तो उसके लिए रिपब्लिकन सिस्टम इज बेस्ट। यहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम की वो श्रेष्ठता की बात करता है कि रिपब्लिकन सिस्टम श्रेष्ठ होगा। फिर वो कहता है जिस राष्ट्र के लोग स्वार्थी लालची हों उन्हें वश में करने के लिए राजतंत्र का सहारा लेना चाहिए। वो कहता है जिस राष्ट्र के लोग लालची हों स्वार्थी हों उन्हें वश में करने के लिए राजतंत्र का सहारा लेना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है पुनर्जागरण यूरोप का सांस्कृतिक आंदोलन था जो 14वीं सदी में इटली से शुरू हुआ, बाद में फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी यूरोप में फैल गया। इस प्रकार से वो अपनी बात को कहता है। पुनर्जागरण ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण तो था इसलिए ना कि वो जो पोप की नीति थी, चर्च की नीति थी, वो केवल एक धर्म को मानती थी, और धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है? एक धर्म नहीं, सब धर्मों को समान महत्व दो। एक धर्म के माध्यम से राजनीति को मत चलाओ, धर्म के माध्यम से लोगों की मानसिकता को मत चलाओ, धर्म के माध्यम से समाज व्यवस्थाओं के संचालन की बात मत करो। राजनीति को वह शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण, प्रसार की विधि मानता है। यह शासन की कला प्राचीन भारतीय शास्त्रों से जुड़ी हुई दंड नीति की सहोदरा है जिसे कौटिल्य ने सराहा है। कितनी सुंदर बात है ये देखो। राजनीति को वो कहता है इससे पावर प्रोडक्ट होता है, शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण उसे सिक्योरिटी मिलती है, प्रसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की विधि मानता है। यह शासन की आर्ट कला प्राचीन भारतीय शास्त्रों से जुड़ी हुई है और दंड नीति की सहोदरा है। दंड नीति की सहोदरा है जो भारत में ज्ञान की 4 शाखाएं बताई गई, आन्वीक्षक की त्रयी वार्ता और दंड नीति। दंड नीति जो 3 विद्याओं को कंट्रोल करती है, दंड नीति की सहोदरा है जिसे कौटिल्य ने बहुत प्रशंसा की है, कौटिल्य ने उसको सराहा है। प्रिंस को राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। प्रिंस को राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। मैकियावेली ने राजनीति को तत्व मीमांसा, धर्म मीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त कर ऐतिहासिक और यथार्थवादी आधार प्रदान किया। मैकियावेली ने राजनीति को तत्व मीमांसा, धर्म मीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त कर दिया कि राजनीति पर न कोई धर्म का प्रभाव है, न अन्य कोई तत्वात्मक स्थिति का प्रभाव है, और उसको यथार्थवादी आधार प्रदान किया। गेटेल ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज की पुस्तक है में लिखा कि मैकियावेली ने राजनीति में उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी उसने प्रैक्टिकल नीतियों में दिखाई, मानव स्वभाव में दिखाई, राजा के स्वभाव में दिखाई, लोमड़ी जैसी चालाकी, शेर जैसा सास की बातें करता हो। राज्य की मूल प्रवृत्तियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना शासन के संयंत्र उसे संचालित करने वाली शक्तियों पर उसने बल दिया। यानी उसने व्यवहारिक नीतियों के ऊपर बल दिया, उसने संचालित करने वाली नीतियों के ऊपर, शक्तियों के ऊपर बल दिया। मैकियावेली के मध्ययुगीन विचारों पर पटापेक्ष करके राजनीतिक विचारों के इतिहास को आधुनिक युग की देहरी पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारों का पटापेक्ष किया, उनकी आलोचना की, उनकी तर्कसंगत आलोचना की, और राजनीतिक विचारों के इतिहास के ऊपर उसने रोक लगा दी, और आधुनिक युग के दरवाजे के ऊपर उसने जो है पॉलिटिकल को ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए उसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। मध्य युग में यूरोप की सभी संस्थाओं की बुनियाद ईसा मसीह के विश्व बंधुत्व के सिद्धांत पर रखी गई। सिद्धांत पर रखी गई, सिद्धांत पर रखी गई, इसे ऐसे पढ़ा जाए, सिद्धांत पर रखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, विलियम टी ब्लूम मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत मानता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं,
आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत मैकियावेली को किसने कहा? विलियम टी ब्लूम ने कहा। मैकियावेली ने सार्वजनिक व निजी नैतिकता के बीच में जो दीवार खड़ी की वह व्यवहारिक राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में आज तक कायम है। देखो उसने कितनी सुंदर बात कही। उसने कहा सार्वजनिक नैतिकता अलग है और निजी नैतिकता अलग है। आप शासक हैं, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पुत्र को अपराध करने पर दंडित करें, और आपकी निजी नैतिकता यह है कि आप अपने व्यवहार का संचालन अपने लोगों के संदर्भ में किस प्रकार से करते हैं। यानी यहाँ पे आप अपनी नैतिकता को सार्वजनिक नीति से मत मिलाइए। आप इस मोरलिटी को सार्वजनिक नीति से के साथ में मत मिलाइए। आप राजा हैं, इसलिए आप छोड़े नहीं जाएंगे। अगर आपने अपराध किया है तो आपको दंड दिया जाएगा। तो आपका निजी जो नैतिक स्वरूप है वो अलग है और सार्वजनिक स्वरूप है वह अलग है। शासक होने के नाते आप जनता की तरफ देखेंगे और आप एक व्यक्तिगत जीवन बिताने के नाते आप ये जो है जनता से सहानुभूति की अपेक्षा नहीं करेंगे कि मुझे जनता सहानुभूति दे और मेरे पुत्र द्वारा किए गए अपराध को माफ कर दे। जिसका शरीर घोड़े जैसा, गर्दन मानव जैसी होती है, अतः शासक को शरीर से तो शेर जैसा होना चाहिए और बुद्धि से उसको लोमड़ी जैसा होना चाहिए। मैकियावेली के संदर्भ में कहा जाता है कि उसका दर्शन अधूरा है। अधूरे ज्ञान का सहारा लिया जाता है तो यह खतरनाक सिद्ध हो जाता है। मैकियावेली के बारे में कमी बताई जाती है कि उसका दर्शन अधूरा है, और जब अधूरे ज्ञान का सहारा लिया जाता है वह खतरनाक हो जाता है। क्योंकि कुछ विचारक कहते हैं कि मैकियावेली मानव स्वभाव के नकारात्मक पक्ष की व्याख्या करता है लेकिन सकारात्मक पक्ष की व्याख्या नहीं करता है। वो नैतिकता को बहुत बुरी तरह से अलग करता है। जैसे उसने एक नैतिकता के ऊपर प्रहार किया, निजी नैतिकता के ऊपर। उसने क्या कहा? एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकता है लेकिन संपत्ति छीनने वाले को माफ नहीं कर सकता। हमेशा यह बात सही रूप में चरितार्थ नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है 100 में से 50 लोग ऐसे हों, लेकिन 50 लोग ऐसे हों वे अपने पिता के हत्यारे का बदला लेने का प्रयास करें और संपत्ति भले ही वो छोड़ दें। तो इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं मानव स्वभाव की एक पक्ष से व्याख्या करता है। इसलिए उसके दर्शन को अधूरा दर्शन कहा जाता है और अधूरे ज्ञान के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यह खतरनाक सिद्ध होता है, राज्य को पूर्णता की ओर, लक्ष्य की ओर ले जाने में अक्षम होता है। मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। वह विश्व विकासशील है और उसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। ये कौन कहता है? मैकियावेली। मैकियावेली कहता है जो संघर्ष करते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो संघर्ष छोड़ देते हैं उन्हें वहां की स्थिति और प्रकृति उनको दौड़ से अलग कर देती है। नेक्स्ट, मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। W.T. जॉन्स। ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है ये। मैकियावेली अपने युग का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ है। W.T. जॉन्स। धार्मिक संस्थाओं की अवहेलना राज्य के पतन को जन्म देती है। धार्मिक संस्थाओं की अवहेलना राज्य के पतन को जन्म देती है। तो वो कहता है एक धर्म को मान के दूसरे धर्म की संस्थाओं की अवहेलना यह राज्य को पतित कर देती है। मैकियावेली एक कॉमनवेल्थ का विचार भी रखता है। ये राज्य निर्माण संबंधी है दोस्तों, इसे राज्य निर्माण संबंधी पढ़ा जाए। मैकियावेली एक कॉमनवेल्थ यानी राज्य निर्माण का विचार भी रखता है, जिसमें वो कहता है मानव स्वभाव ही ऐसा होता है, इसके कारण से राज्य जन्म लेता है। धर्म व नैतिकता का पृथक्करण, इसका प्रभाव 20वीं शताब्दी में 2 महायुद्धों के रूप में सामने आया। 2 महायुद्धों के रूप में सामने आता है। 2 महायुद्धों के रूप में सामने आता है। किस प्रकार से वह 2 महायुद्धों के रूप में सामने आता है? देखिए, धर्म व नैतिकता का पृथक्करण, इसका प्रभाव 20वीं शताब्दी में 2 महायुद्धों के रूप में सामने आया। हिटलर व मुसोलिनी ने मैकियावेली से प्रेरणा ग्रहण कर महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मानव जाति का नरसंस्तंभ संहार किया। धर्म और नैतिकता का पृथक्करण, इसका प्रभाव इन 2 महायुद्धों के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध की प्रवृत्ति में मैकियावेली की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया। शीत युद्ध की प्रवृत्ति में मैकियावेली की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया, ऐसा माना जाता है। शीत युद्ध की प्रवृत्ति में विचारों के माध्यम से युद्ध हो रहा था, वैचारिकताओं के माध्यम से युद्ध हो रहा था। मैकियावेली को शैतान का शागिर्द तथा तानाशाही का उस्ताद कहा जाता है। तानाशाही का उस्ताद क्योंकि वो राजा को बनाई ऐसा देता है कि वह महादुष्ट होना चाहिए और शासन का संचालन भी वह महादुष्टता की नीति से करेगा। मैकियावेली सीजर बोर्जिया से प्रभावित होकर उन्हें अपनी महान रचना प्रिंस के नायक के रूप में चिन्हित करता है, चरितार्थ करता है। मैकियावेली ने फ्लोरेंस के इतिहास की विस्तृत व्याख्या लिखी। इसकी पुस्तक है मैकियावेली राजनीतिक क्षेत्र में समग्रवादी, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी है।
सेबाइन ने कहा कि मैकियावेली ने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। न बुर्जुआ वर्ग का उसने समर्थन किया। राष्ट्रवाद का पिता भी वह कहलाता है। संयत व्यवहार, जैसे हो वैसे दिखो मत, और जैसे नहीं हो वैसे दिखो। जैसे हो यानी शासक को धार्मिक क्रियाएं करते रहना चाहिए तो लोगों को लगे कि यह अनैतिक तरीके से कार्य नहीं कर सकता, तो जैसे आप हो वैसे दिखो मत, और जैसे नहीं हो वैसे आपको दिखना चाहिए। सेबाइन ने कहा यदि मैकियावेली कुछ समय बाद पैदा होता तो धर्म संबंधी उसके विचार कुछ अलग ही होते, क्योंकि मिडाइवल पीरियड थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होता। मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है, किसका कथन है? मैकियावेली। साध्य ही साधनों का औचित्य है। मैकियावेली वो तो शुद्ध बने रहते हैं, बोलता है वो। फ्रेडरिक पोलक ने उनके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी, हम पहले पढ़ चुके हैं। राज्य उत्पत्ति संबंधी विचार होब्स से मिलते हैं, मतलब वह सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण करता है। मानव स्वभाव पारे की तरह होता है जिसे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। प्रोफेसर जॉन्स मैकियावेली आधुनिक क्रांति का सिद्धांतकार था, ऐसा उसने कहा। इटली का प्रथम देशभक्त राष्ट्रवादी विचारक कहा जाता है। उसे इटली का प्रथम देशभक्त व राष्ट्रवादी विचारक कहा जाता है। नेक्स्ट, शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति है। शक्ति ही शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। अरस्तु के बाद अनुभववादी व ऐतिहासिक पद्धति अपनाने वाला वह पहला विचारक था, यानी जिसने इतिहास के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण और व्याख्या की। जैसे 158 राष्ट्रों के संविधानों का अध्ययन करके अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना की थी, उसी प्रकार से 5 टुकड़ों में जो इटली विभक्त था उनके हालात और इतिहास को पढ़कर अपने अनुभवों के आधार पर उसने अनुभववादी पद्धति का सहारा लेकर अपना दर्शन प्रस्तुत किया, अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया था। धर्म के संबंध में उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाया। वह धर्म की महत्ता इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। धार्मिक नियमों को व्यक्ति ईश्वर का आदेश मानकर उनका पालन करता है। नागरिकता की अवधारणा का जनक तथा नागरिकता को स्थान विशेष से जोड़ता है। कहा कि इटली के जो निवासी हैं वे ही नागरिक हैं, जो इटली में निवास करते हैं वही नागरिक हैं। इस प्रकार से वह अपनी बात का प्रस्तुतिकरण करता है। थैंक यू दोस्तों। इस टॉपिक के हमने वन लाइनर एंगल से, ऑब्जेक्टिव एंगल से प्रश्नों को पढ़ा। थैंक यू। मैकियावेली के बाद हम मैकियावेली के कुछ प्रश्न देखते हैं, मैकियावेली के आए हुए प्रश्न देखते हैं। हमने जो पढ़ा है क्या उसके आधार पे हम आए हुए प्रश्नों को कर पाने में सक्षम हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, मैकियावेली संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? यानी जो 4 बातें लिखी हुई हैं वह मैकियावेली के, देखो इसको पढ़िए, प्रश्न यहाँ से निकलेगा, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया। वो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से कैसा वो करता है, बिल्कुल वो सपना देखता है कि पूरे यूनान को एक बनाने का वो सपना देखता है और रोम को देवत्व प्रदान करता है। वो एक ऐसी स्थिति, आदर्श स्थिति की बात करता है, पूरे इटली, बिखरे इटली को एक बनाने की बात करता है। यह बात सही है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, इसमें यानी मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास का व्यापक रूप में उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीखी जा सके, ताकि शासन कला सीखी जा सके। बिल्कुल इसमें भी वो वर्णन करता है। तो वो इटली जो 5 टुकड़ों में विभक्त था उनकी हिस्ट्री की भी वो बात करता है। राजा या शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई। उसने पॉलिटिकल थ्योरी में कभी भी ये बात नहीं कही कि निजी सेना होनी चाहिए, यद्यपि उसने ये बात कही है कि भाड़े के सैनिक नहीं होने चाहिए, भाड़े के सैनिक नहीं होने चाहिए। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को, कहीं पर भी उसने ये बात नहीं कही धर्म के कारण से पतन हुआ। उसने ये कहा धर्म का दुरुपयोग करने के कारण पतन हुआ, धर्म के सिद्धांत दोषी नहीं है। तो अपने राजनीतिक सिद्धांत में धर्म को दोषी नहीं बताता, धर्म की व्यवस्थाओं को काम में लेने वाले व्यक्तियों के प्रयासों को, वह गतिविधियों को दोषी बताता है। तो कौन कौन से सही हैं? 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 व 2 दोनों सही हैं, तो 1 व 2 इसका उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मापदंड का समर्थन करता है। इसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए।
एक शासक के लिए और दूसरा निजी नागरिकों के लिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक तो शासक के लिए और एक निजी नागरिकों के लिए, दोनों की नैतिकताओं की बात अलग अलग करता है, दोनों का नैतिकता का आधार वह अलग अलग बताता है। राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। न सिर्फ कानून से परे है, नैतिकता से भी परे है। बिल्कुल ठीक है ये बात। तो यहाँ पे ए सही है, आर सही है, और एक कथन के माध्यम से आर का अपने आप स्पष्टीकरण हो रहा है, जहाँ पे वो दो नैतिकताओं की बात करता है, निजी नागरिकों के लिए और शासक के लिए मापदंड नैतिकता के दो प्रस्तुत करता है। तो राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। नैतिकता से परे, उसकी नैतिकता अलग हो गई ना। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से कुछ इसके प्रश्न आते हैं स्टेटमेंट के रूप में। मैकियावली कहता है एक व्यक्ति में या एक शासक में शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। मैकियावली पूरे इटली को एक बनाना चाहता था, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। इटली कितने भागों में विभक्त था, उसकी पुस्तकें कौन सी थी, उसने सीजर बोर्जिया को अपना धर्म गुरु, अपना राजनीतिक गुरु कैसे बनाया, उसे अपना गुरु किस रूप में स्वीकार करता है, अपने गुरु के रूप में क्यों वो स्वीकार करता है। सीजर बोर्जिया वह कितने देशों में राजदूत रहा, 23 देशों में वह राजदूत के पद के ऊपर निर्वहन करता है। वह कहता है एक बुद्धिमान शासक को चाहिए। आम व्यक्ति का स्वभाव, नागरिकों का स्वभाव दुष्ट होता है और उस दुष्टता की नीति से काम करते हैं, अतः शासक को महादुष्ट व्यवहार का संचालन परिसंचालन करना चाहिए। तो एक राजा में शेर जैसा साहस, लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए और गर्दन उसकी घोड़े जैसी होनी चाहिए। शेर जैसा साहस हो, शरीर का शेर जैसा, शरीर मतलब साहस की गतिविधि, शेर जैसा साहस, और चालाकी में वो लोमड़ी जैसा व्यवहार करे। इस प्रकार से यहाँ पे वो शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों का मिश्रण वो राजा में बताता है। तो यहाँ उसके बारे में पहला विचारक था वो जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया, धर्म को राजनीति से अलग किया, धर्मनिरपेक्षतावाद का प्रकटीकरण किया, निराशावादी मानववाद का, निराशावादी मनोविज्ञान का उसने प्रस्तुतिकरण किया। इसलिए उसे नई राजनीति का पिता कहते हैं, फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु, राजनीति विज्ञान की माता मैरी वॉलेस्टोरक्राफ्ट, नई राजनीति का पिता मैकियावली। इस प्रकार से इस बारे में हम जो है चर्चा करते हैं। तो धर्म और राजनीति को साथ में जोड़ने वाला जो व्यक्ति कौन है? गांधी। तो वो धार्मिक राजनीति का पिता कहलाते हैं गांधी। इस प्रकार से हमने जो है इसके ऊपर मुख्य रूप से इन दो कथनों के माध्यम से चर्चा की। थैंक यू दोस्तों।